हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज हमने कोशिश करी थी लाइव लेने की, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्या, बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट इशूज़ जो घर में एयरटेल का लगा हुआ है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा आप लोगों को जब तक मैं नेटवर्क चेंज कराऊंगी तब तक मैं आपको जो वन शॉट सीरीज़ है वो आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से देना शुरू कर दूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 4 चैप्टर्स। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका लीनियर पीडीई, ठीक है? इस लीनियर पीडीई में हम लोग डिस्कस करेंगे लैग्रेंजे मेथड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसका थ्योरी। नेक्स्ट जो मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन लीनियर पीडीई, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चारपिट मेथड। क्लियर? चारपिट मेथड के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, साथ में यहाँ लैग्रेंजे मेथड के साथ कॉशीज मेथड भी आ जाएगा, जो कि कॉशीज इंटीग्रल सरफेस वाली इक्वेशन जो दी जाती है उससे रिलेटेड आपसे इंटीग्रल सरफेस की जो इक्वेशन है वो मांगते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड ऑर्डर पीडीई का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके बाद इसी वाले में लीनियर वाले में आपका एक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो वो भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। चौथा इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचता है जिसमें आता है होमोजीनियस, ठीक है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, सो जिसमें हम हमारे सॉल्यूशन के लिए CF प्लस PI फाइंड करते हैं। तो ये 4 टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। और 5th टॉपिक जो हमारा मैंने बनाया है उसमें हमने रखा है हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडी की दूंगी उसमें इन तीनों से रिलेटेड पूरी थ्योरी मिल जाएगी आपको, ताकि आप उसी से रिविजन कर लें और उसी से रिलेटेड उनके PYQs जो CSIR नेट के पुराने हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीनों का रिविजन यहाँ हो जाएगा, ये 4 टॉपिक का रिविजन आपकी इस वीडियो से हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजे लीनियर इक्वेशन। लैग्रेंजे लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम del u बाई del x, del z बाई del x इस तरीके से लिखते हैं, या del u बाई del y। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ये विद रिस्पेक्ट ऑफ x है, ये विद रिस्पेक्ट ऑफ y है। यहाँ पे जो है हमारा y और x हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? अब इसमें और डीपली आई होप सभी बच्चों को पता होगा। तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के लिए लीनियर पीडी होती है, सेमी लीनियर पीडी होती है, क्वासी लीनियर पीडी होती है। जब हमारे पास क्वासी लीनियर पीडी दी जाती है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं p, ठीक है? और फिर इसके बाद स्मॉल p प्लस q विच इज स्मॉल q विच इज इक्वल्स टू r। जो ये कैपिटल p है, कैपिटल q है और r है, ये आपके x y z के फंक्शंस होते हैं। तो तब इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्वासी लीनियर पीडीई कहते हैं। और क्वासी लीनियर पीडीओ या सेमी लीनियर पीडीओ दोनों को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिसमें मेथड लगेगा हमारा लैग्रांजे मेथड, जिसको क्या कहते हैं, लैग्रांजे मेथड। अब लैग्रेंजे मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्म ऑफ पीडी होती है वो तो होती है कैपिटल P प्लस Q इक्वल टू R। अब ये जो है PQR, P बड़ा P कैपिटल Q एंड कैपिटल R बड़ा P बड़ा Q बड़ा R, जो भी आप बोलना चाहें, ये सारे के सारे आपके फंक्शन होंगे x y z के। क्लियर है? सो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल r है वो क्या है वो और बता देते हैं। स्मॉल p को हम लोग शो करते हैं डेल, जो भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाएगा। लेट में अगर z लेके चलूं तो del z बाई del x को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से स्मॉल q को डिनोट करने के लिए del z बाई del y यूज किया जाता है। इसी तरीके से ये जब वेरिएबल्स यूज होते हैं p और q, तो जो फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बनती है p प्लस q इक्वल टू r, इसको लीनियर पीडी कहते हैं। लीनियर पीडी कह दो, क्वासी लीनियर पीडी कह दो, सेमी लीनियर पीडी कर दो, बट दे आर फॉर्म ऑफ लीनियर पीडी, जिनके 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है सिंपल लीनियर पीडी, दूसरा होता है सेमी लीनियर पीडी और चौथा होता है आपका क्वासी लीनियर पीडी, ठीक है? क्वासी लीनियर पीडी। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि p और q ऐसे हमने यूज कर लिए लीनियर फॉर्म में, अब इनका नॉन लीनियर फॉर्म बनाना हो तो मैं p इंटू क्यू कर सकती हूँ, p स्क्वायर कर सकती हूँ, q स्क्वायर कर सकती हूँ। ये सबके सब स्मॉल है, हाँ बच्चों, सब स्मॉल लेटर्स हैं। तो अब ये कैसा बनेगा, ये बन जाएगा del टू z बाई del x del y, और ये बन जाएगा, सॉरी इसको हम लिख देंगे इस तरीके से del z बाई del x डॉट del z बाई del y। ये कैसा बन जाएगा, del z बाई del x का होल स्क्वायर। ये कैसा बन जाएगा, del z बाई del y का होल स्क्वायर। तो इस तरीके की फॉर्म आई तो पता चल गया कि 2 पावर्स हैं, तो दैट मीन्स कि नॉन लीनियर नेचर आया। तो ये जो फॉर्म बनी ये हमारी कहलाती है नॉन लीनियर पीडीई। है लीनियर नेचर की, मतलब है नॉन लीनियर लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की है। क्लियर है? तो नॉन लीनियर पीडी। अब इस वाली टेक्निक को, ये p और q जो लीनियर फॉर्म है, इसके लिए यूज होता है हमारा लैग्रांजे मेथड,
ठीक है, लेग्रांजे मेथड याद कर लेना, ठीक है। और इसके लिए हमारा यूज होता है नॉन लीनियर पीडी के लिए जो CSIR नेट में एग्जाम में आता है, दैट इज चारपिट्स मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड तुम्हें याद रहेंगे। तो ये बन गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 और यहां से बन गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 2। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट, अगर हमारा पीडी लीनियर नहीं है और ना नॉन लीनियर है सेकंड ऑर्डर के, तो कैसी दिखेगी? तो दिखेगी del 2z बाई del x स्क्वायर, जिसको कहते हैं हम r, del 2z बाई del x del y, जिसको कहते हैं s, और एक बन जाता है del 2z बाई del y स्क्वायर, जिसको कहते हैं t। तो RST। अब ये कौन सी हुई? ये हुई सेकंड ऑर्डर पीडी। सेकंड ऑर्डर पीडी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक एग्जाम में दिया गया है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। तो यहां से हमारा थर्ड चैप्टर बन जाता है विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी। क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं लेग्रेंजे मेथड पे। करने के लिए जो PP प्लस QQ इक्वल टू R फॉर्मेट दी जाती है, तो उसके लिए लेग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, जिसको लिखते हैं dx बाई P dy बाई Q इज इक्वल्स टू dz बाई R, इस तरीके से। अब इनको सॉल्व करने के लिए इन रेशियोज को किस तरीके से लेके हमें बनाना है, उस पर हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, 4 केसेस होते हैं, जिनको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इनकी मदद से लेग्रेंजे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया कि हमें डायरेक्ट दो रेशियोज, मतलब ये पहला रेशियो ले लो, ये दूसरा रेशियो ले लो, इनको आपस में सॉल्व करके आप इनसे URV को निकाल लो, पहला तरीका। ठीक है, सॉल्यूशन को लिखने का ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका R0 दे दिया जाए तब आप क्या करोगे, तो एक वेरिएबल आपका डायरेक्ट कांस्टेंट बन जाता है और आप दूसरे को फिर पहले कांस्टेंट वाले की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि आप जो नीचे PQR दिए वो इस तरीके से है कि उनको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो और उनका जब सम लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं जब हम मल्टीप्लायर्स को ऐड करते हैं, टाइप 3। तो यहाँ पे जो आपका जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे उनको हम मल्टीप्लायर्स कहते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्निक होती है जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी कुछ समथिंग ऑफ dx प्लस समथिंग ऑफ dy प्लस समथिंग ऑफ dz इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। यहाँ आप इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये 3 टेक्निक्स होती हैं। लेकिन जो चौथी टेक्निक है उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे dx अपॉन समथिंग, dy अपॉन समथिंग और dz अपॉन समथिंग तुम्हारे पास है, तो तुम इन दोनों को लेके एक रेशियो बनाओगे, जैसे कि एक पेयर बनाओगे, जैसे कि dx माइनस dy, तुम्हें x माइनस y मिल जाएगा। यहाँ dy माइनस dz, यहाँ पे कुछ y माइनस z, तो ये एक पेयर तुम्हें मिल गया, इससे कुछ आंसर आएगा और फिर उसको यूज करके थर्ड वाली रेशियो को यूज करके फिर कुछ आंसर निकालोगे। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हो गए, है ना। अब इन चारों टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लो सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्चुअली लाइव वीडियो में ही मार्क करा था तो आप लोगों को पढ़ा नहीं पाई, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, अगर रजिस्टर है तो क्वेश्चन लिखो और फटाफट आंसर निकालो और वीडियो को आगे स्क्रॉल करके आंसर को चेक कर लो। तो ये हमारे पास एक लीनियर पीडी दी गई है, इस वाली वैल्यू को आप क्या करना, क्यू कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया, ये कैपिटल P की वैल्यू हमारी YZ है, कैपिटल Q की वैल्यू हमारी ZX है और कैपिटल R की वैल्यू हमारी XY है। तो हमें पता है कि पीडी में हम कैसे लिखते हैं, dx अपॉन P, dy अपॉन Q, dz अपॉन R। तो इसी तरीके से इन दोनों रेशियोज को ले लिया, फिर इन दोनों रेशियोज को ले लिया, फिर इन दोनों को रेशियोज को ले लिया, इनको लिया, इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस आए। अब सॉल्यूशंस को लिखने के भी एग्जाम में तरीके हैं कि एग्जाम में डिफरेंट सॉल्यूशंस को डिफरेंट ऑप्शंस के माध्यम से वो लोग पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे यहाँ पे फाई ऑफ UV इक्वल टू समथिंग 0, फाई ऑफ VW इज इक्वल टू समथिंग 0, फाई ऑफ WU इज इक्वल टू 0। तो ये 3 ऑप्शंस बना के वो दे सकते हैं। तो ये जो पहली वैल्यू मिलती है उसको U ऑफ C1 बोलते हैं, जिसमें U फंक्शन आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है, या फिर U फंक्शन XY फंक्शन है विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1। इस तरीके से हमें दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये U हो गया तो यहाँ पे U लिख दो, ये V हो गया तो यहाँ पे V लिख दो, तो UV इक्वल टू 0 ये वाली फॉर्म ले ली। ठीक है, इसी तरीके से V और इसको W मान लो तो VW माइनस 0, तो ये तीसरी वाली फॉर्म हो गई, इन दोनों से ले ली। ठीक है, इसके बाद इन दोनों से ले लोगे तो ये फॉर्म हो गई। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशंस इस लीनियर पीडी से हमें मिलेंगे। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पीडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो इसकी लेग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई विच इज dx कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका लॉग ऑफ x प्लस वाई। ये रखा, इन दोनों को सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, तो तुम्हें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू C1 आया। अब यहाँ पे x ले लो और ये ले लो, dz ले लो। तो जब दोनों को लिया पहले वाले से हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू C1 है, तो टाइप 2 हुआ। ये कांस्टेंट यहाँ डाल दो तो log ऑफ C1 इज अ कांस्टेंट, ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पे x मिल जाएगा तो x log C1 माइनस Z इज इक्वल्स टू C2। अब यहाँ पे हमें फॉर्म क्या मिल जाएगी, C1 की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा x log x प्लस क्या था, y था, माइनस Z इज इक्वल्स टू C2। तो एक सॉल्यूशन ये मिला, एक सॉल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू C1 मिला। तो यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन मिले। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें लिखा है x y माइनस Z, ये आपका कैपिटल P बना है।
बनाए, प्लस वाई जेड माइनस एक्स कैपिटल क्यू बनाए, ये जेड एक्स माइनस वाई कैपिटल आर बनाए, तो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लायर को यूज करें तो आप देख रहे हो एक्स वाई प्लस माइनस में कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, तो ये तो ऑलरेडी 1 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लायर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एस यू टी यू जो लिया ना दैट इज मल्टीप्लायर, तो ऊपर भी इसी तरीके से मल्टीप्लायर से यूज किया, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट C1। तो एक वैल्यू मिल गई, एक कर्व मिल गया। नाउ नेक्स्ट में इन्होंने क्या करा, इसी को 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाए, यहाँ 1 बाय वाई कर दिया, वाई वाई कैंसिल हो जाए, 1 बाय जेड कर दिया, ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हमें नए मल्टीप्लायर्स मिल गए। क्या मिल गया, 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, तो लॉग एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड क्या बन जाएगा, लॉग एक्स बाई जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ भी 2 सॉल्यूशंस मिल गए। इसके बाद आते हैं चौथे तरीके के टाइप में। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया वाई प्लस जेड पी जेड प्लस एक्स क्यू एक्स प्लस वाई, ये कैपिटल पी ये कैपिटल क्यू ये कैपिटल आर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, तो एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा, एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा। दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो ऑब्वियसली लॉग बन रहा है ना, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई माइनस जेड इज इक्वल प्लस अ कॉन्स्टेंट सी। तो ये फॉर्म बन गई a माइनस लॉग b विच इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट C1। ये फॉर्म डायरेक्टली बन जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो ना कि मैम यहाँ पे तो लॉग है यहाँ पे तो C1 है, कैसे हुआ? तो जब आप कभी भी कॉन्स्टेंट को लिखो इन केस ऑफ लॉग और एक साइड में लॉग आ रहा हो तो दूसरी साइड आप आर्बिट्री लॉग लेके चलो, लॉग ऑफ C1। तो जब ये लॉग ऑफ a अपॉन b बनेगा ना, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ C1, तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड आपका C1 के बराबर डायरेक्टली आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला रेशियो आपका ये आ जाएगा, तो आपका एक u मान लो एक v मान लो, तो फाई ऑफ u v इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो ध्यान से देखो, अगर तुम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे समझ लो कैसे। ये हमें p दिया गया, ये क्या हो गया स्मॉल p, ये क्या दिया q दिया गया, ये क्या हो गया स्मॉल q, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा r। ये h इन दोनों को इक्वल टू 0, f इन दोनों को इक्वल टू 0, f इन दोनों को इक्वल टू 0, g इन दोनों को इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, तो वो तुमसे u और v की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ डिस्कस करिए। मूविंग टू दी नेक्स्ट, हम सबसे पहले लैग्रेंज इक्वेशन बनाएंगे। तो dx अपॉन में हमने क्या रखा, कैपिटल P, dy अपॉन में q और dz अपॉन में r। कर लिया हो तो आंसर चेक कर लो। इस तरीके से इसमें देखोगे तो इसमें मल्टीप्लायर वाला यूज करेंगे टाइप नंबर 3। सो मल्टीप्लायर क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो जेड बन रहा है, वाई जेड बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है। तो ये वाली वैल्यू को खत्म करने के लिए हमें यहाँ भी एक्स से, यहाँ भी वाई से और यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म क्या बन जाएगी, जेड का एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई, ये क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर मिल रहा है, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लायर्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स का, वाई का और जेड का, और यहाँ पे वाई और जेड आपके माइनस सिंबल्स रखेंगे और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो देख लो कैसे बनेगा ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू C1। ये 2 सबका निकाल दो, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C1। इस C1 को हटा के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू C कॉन्स्टेंट रख दो। तो इस वजह से ये आंसर आए। क्लियर? ऑप्शंस को चेक कर लेना कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अगर चेक करें ऑप्शन की बात, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या क्या हमारी वैल्यूज आई हैं, एक ही आई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो कि पहली वैल्यू। इसी तरीके से आपने पहली वैल्यू निकाल ली, तो चेक करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इसी में है बस, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं। इसको भी डिस्कार्ड, इसको भी डिस्कार्ड, इसको भी डिस्कार्ड, तो ओनली एक ही रेशियो को सॉल्व करने से हमारा काम हो गया, दूसरी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सेकंड इज द आंसर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, फाइंड आर्बिट्री कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन f विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसमें इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पे इसने क्या कहा है ध्यान से देखना कि जनरल सॉल्यूशन देख रहा है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करो, तो जेड एक्स पी माइनस जेड वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये p और q लीनियर नेचर के, तो समझ में आया, लैग्रेंज मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर है?
इसका मतलब ये क्या है, ये इनके सॉल्यूशंस है, ये u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशंस को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सॉल्यूशंस को लिखने के लिए फाई ऑफ uv इक्वल टू 0 होता है, फाई ऑफ vw इक्वल टू 0 होता है, फाई ऑफ wu इक्वल टू 0 होता है, u इक्वल टू फाई ऑफ v होता है, v इक्वल टू फाई ऑफ u होता है। तो दीज आर द 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को लिखने के ये 5 बहुत अनमोल तरीके हैं हमारे पास। सो वी विल बी चेकिंग बाय द हेल्प ऑफ दिस कि कौन सा वाला हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जेड दोनों से मल्टीप्लाई रिमूव कर देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1। तो पहली चीज फिक्स हो गई। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम क्या ले लेंगे, इसको देखो dx माइनस dy, x माइनस वाई यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जो टर्म है ये बन रही है माइनस कॉमन निकाल के x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये कैंसिल, जेड यहाँ ले लो, x प्लस वाई यहाँ ले लो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू c2। तो हमें ये दूसरा सोल्यूशन मिल गया। अब आंसर को लिखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें ये आपका मोर देन वन ऑप्शंस वाला है, तो इसमें एक और बन सकता है रिलेशन। अब इन्होंने हमें देखो यहाँ पे एक आंसर, ध्यान से देखो तो एक आंसर तो ये दिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये तो हमारा सही हो गया फोर्थ वाला। अब बाकी भी ये कह रहा है, तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला ठीक हो सकता है, ये वाला मिला है तो ये वाला ठीक हो सकता है, ये हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला भी एक कोई सोल्यूशन बनेगा। तो इसके लिए हमें ये तो पता चल रहा है कि हम इनको ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब इसमें देखो क्या करा हमने, इसको ओपन कर दिया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से, इसको z से, क्योंकि इनको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला भी, आपका लास्ट वाला भी आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशंस देख लीजिए, ये वाला भी आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला भी आंसर हो जाएगा और ये वाला भी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट तरीका देखते हैं। यहाँ से तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाए। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मतलब बना के दे रखे हैं सॉल्यूशंस, तो अब क्या सॉल्यूशंस की मदद से हम लोग लीनियर पीडी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिस्कार्डिंग का तरीका है, इस वजह ये भी आप सीख लीजिए। दिस इज स्टेप नंबर 2। डिस्कार्ड कैसे करें, तो उल्टा चलेंगे, हम कोई भी एक पहला वाला ऑप्शन इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारे को पता है कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, तो सेकंड वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको मान लो u और इसको मान लो v। ठीक है, अब बनाओ यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या आएगा, p q -1 ux uy uz और vx vy और vz। यहाँ पे देखो वैल्यूज कैसी आएंगी, p q -1 तो ऐसे ही रहेगा, ux यहाँ से निकलेगा, uy निकलेगा, uz निकलेगा, यहाँ vx निकलेगा, vy निकलेगा, vz निकलेगा, और यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। जब सॉल्व करके देखा ये 0 आ गया, इसको इक्वल टू 0 रखा, और अब देखा कि क्या ये वाली इक्वेशन हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन जैसी बन रही है, नहीं ये नहीं बन रही, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये कोई भी सॉल्यूशन u और v के टर्म में ऐसे कर नहीं मिलेंगे, तो डायरेक्टली भी यहाँ से ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी अ फिक्स्ड रियल पॉइंट, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसी दी है, del u by del t प्लस a del u by del x इक्वल टू 0 विद एन इनिशियल डेटा ux0 इज इक्वल टू u0 x for x belongs to r, where u0 is an continuously differentiable function. Consider the following two statements. Statements 1 क्या है, there exists a bounded function u0 for which the solution u is unbounded. If u0 vanishes outside a compact set, then for each fixed t greater than 0 there exists a compact set kt subset of r such that u x t vanishes for x does not belong to that subset kt. तो पहले वाला देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया क्या है, देखो del u बाई del x को तो मैं p मान लूंगी और del u बाई del t को मैं मान लूंगी q। तो अगर मैं लिखूं तो ये दिया हुआ है ap प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो लेग्रेंजे से सॉल्व होगी, और साथ में इन्होंने कंडीशंस दे दी, तो ये कॉशीज इंटीग्रल सरफेस वाली प्रॉब्लम बन गई। क्लियर हो गया सभी को। अब आ जाते हैं आगे, क्या करेंगे, dx बाई p इज इक्वल्स टू dy बाई q इज इक्वल टू dz बाई 0। इन पे वैल्यू पुट करते हैं, तो dx तो ऐसे ही रहेगा, dy की जगह लिखेंगे dt, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल t यूज किया गया है। क्लियर। अब आ जाते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंडीशन गिवन है हमें, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो ये p की वैल्यू a थी मतलब कोफिशिएंट, और यहाँ पे q की वैल्यू 1 थी और r की वैल्यू 0 थी। इन दोनों को लिए सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू a dt विच इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू at प्लस c2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस at इज इक्वल्स टू c2, तो इसको लिख सकती हूँ u, जो जनरल सॉल्यूशन हमारा बनेगा u इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x माइनस at।
क्लियर हो गया, ये इसके सॉल्यूशन हो गया। कैसे बना, यहाँ वाले से एक इक्वेशन बनी u इज इक्वल्स टू c1, सो u इज इक्वल्स टू फाई ऑफ v लिखते हैं, तो u यहाँ से u मिला इज इक्वल टू फाई ऑफ x माइनस ए टी, ये मिला, तो यहाँ से ये चीज जनरेट हुई। क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंडीशन क्या दिया देखो, ux0 पे u0x दिया गया है, ठीक है, और u0x की वैल्यू हमें फाई एक्स के बराबर दी गई है। कहां से, यहां से दी गई है, देखो ux0 की वैल्यू u0x के बराबर दी गई है, इज अ कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड फंक्शन u0 फॉर विच सॉल्यूशन इज बाउंडेड। हमें u को बाउंडेड दिखाना है, तो अब कंडीशन लेके चलो, तो हमें पता चला u इज इक्वल्स टू c1, इससे हमने जनरेट करा एक सॉल्यूशन कि u इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x माइनस ए टी, इस तरीके से हमें कुछ मिला। हमें गिवन था u इज इक्वल टू u0 के बराबर। अब याद रखो कि u की वैल्यू u0 के बराबर है, तो जहां जहां u वहां u0 निकाल लेते हैं, क्योंकि वो u0 को पूछ रहा है कि u0 अगर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो क्या u बाउंडेड होगा। तो पहले u0 और u के बीच में एक रिलेशन तो स्थापित करो, तभी तो बताओगे कि u0 के मूवमेंट से u कैसा दिखाई देगा। तो हमने वही किया, हमने यहां पे क्या लिख दिया, इसकी वजह से ये u0 आ गया, तो u0 की वैल्यू क्या बन गई, 5 के बराबर बन गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसने क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखो, देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u0, तो u0 बाउंडेड है, फॉर विच u अनबाउंडेड होगा, ये पूछ रहा है, तो मैं u0 को बाउंडेड ले लेती हूँ, तो मैंने कहा u0 इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड फंक्शन है ना u0, तो u0 बाउंडेड फंक्शन है, वो इंप्लाई करेगा u0 बाउंडेड है, u0 बाउंडेड है, तो इसके सामने वाला फाई 0 बाउंडेड हो गया, फाई बाउंडेड हो गया, फाई बाउंडेड हो गया, और फाई अगर बाउंडेड है तो वो u के बराबर है, ये इंप्लाई करेगा कि u भी बाउंडेड हो गया। तो इफ u0 इज बाउंडेड विच इंप्लाई योर u इज ऑल्सो बाउंडेड, u भी बाउंडेड निकल गया। तो यहां से जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत हो गया, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर अनबाउंडेडनेस ऑफ u। क्लियर, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है u0 vanishes outside a compact set, then for each t greater than 0 there exists a compact set जो कि सबसेट है R का, such that ut vanishes for x not equal to kt। इसने कहा है कि जो u है ना वो कॉम्पैक्ट सेट के बाहर कहीं वैनिश हो रहा है, तो हमें एक सेट लेके चलना पड़ेगा, उसके बाहर देखेंगे कि u0 की वैल्यू सबके लिए 0 हो जा रही है, ये चेक करना है। चेक करते हैं, देखो अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने u0 की वैल्यू क्या ले लिया, माइनस एक्स ले लिया, तो u0 ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी व्हेन x इज 0। जब x को 0 लेके चलेंगे तो ux की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि u इज इक्वल्स टू x माइनस ए टी, फाई ऑफ x माइनस ए टी, तो इसको हम फाई ऑफ x माइनस ए टी को ले लेते हैं x माइनस ए टी के बराबर। तो यहाँ पे इसको लिया u इज इक्वल्स टू x माइनस ए टी, और क्योंकि x को हम माइनस एक्स लेके चल रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू u ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ x के बराबर होगी, और x क्या है, फाई ऑफ x माइनस ए टी। तो यहाँ पे मैंने u ऑफ माइनस एक्स करूंगी तो बन जाएगा फाई ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब फाई ऑफ माइनस ऑफ x माइनस ए टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस ऑफ ए टी, ये वैल्यू बनी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बन गई माइनस एक्स प्लस ए टी इज इक्वल टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे u की वैल्यू को a लेके चलते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो कैसे करा हमने, u को विल बी रिप्लेस बाय a, तो इसको जब हमने u से रिप्लेस किया a को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो u माइनस यू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, u1 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, u t माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, सो u इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 t माइनस 1, या फिर u इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस टी। तो ये हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, अब u को दिक्कत कहाँ है, अगर t की वैल्यू 1 हुई तो दिक्कत है, ठीक है, और ये कहाँ पे बता रहा है, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, तो देयर एग्जिस्ट वैनिशेस आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट, देन फॉर ईच फिक्स t ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सेट सच दैट ut वैनिशेस, t ग्रेटर देन 0 के लिए ये यहाँ वैनिश हो जाएगी। अब हमें तो इसने कहा t ग्रेटर देन 0 के लिए, यहाँ t इक्वल टू 1 के लिए वैनिश हो रहा है, सही कंडीशन दे दी ना। तो इसने यही कहा, नाउ फॉर t इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि ये तो t इक्वल टू मतलब जैसे ही 1 लेंगे तो ये जो ऐसे करवा रहा था ये तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। क्लियर, यहाँ पे तो कर्व ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई कॉम्पैक्ट सेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो u x 0 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट u x t है ना, तो t के 0 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट t इक्वल टू 1 लेते ही वैनिश हो जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया।
तो यहाँ पे इसने क्या कहा था, देखो u0 vanishes outside a compact set for fixed t greater than 0, there exists a compact set kt such that uxt vanishes for k is not equal to xt। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए वाला स्टेटमेंट हो वाला चैप्टर फिनिश हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीडी में क्या है, जहां पे वो आपसे पूछते हैं कि सॉल्यूशन आपका किस टाइप का है। जैसे लीनियर पीडी दे दी, आपको होमोजीनियस दिया है तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, नॉन होमोजीनियस दिया तो राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0। इनके बिहाफ में ये पूछेंगे कि अगर होमोजीनियस फॉर्म है या नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, वो आपकी सॉल्यूशन को यूनिक दिखा रही है या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या सॉल्यूशन इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे, ये पूछने के लिए ये वाला टॉपिक है। इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व, लेट द कर्व इज पीपी प्लस क्यू इक्वल टू आर बी ए पीडी एंड द कर्व्स, स्मॉल कर्व जो पैरामीटराइज्ड कर्व है, इट इज एक्स एक्स टी वाई वाई टी इज इक्वल टू जेड टी। फाइंड द सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द कर्व सच दैट द प्रॉब्लम आर कॉल्ड कॉशीज प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कॉशीज प्रॉब्लम कहते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ कॉशीज प्रॉब्लम, अगर होमोजीनियस हो आर, नॉन होमोजीनियस हो आर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैसे निकालते हैं, पी, ठीक है, कि पी कैपिटल वाला कोफिशिएंट, तो p अपॉन डी एक्स 0 बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू q अपॉन डी वाई 0 अपॉन में dt, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, p अपॉन डी एक्स 0 बाई डी टी इज इक्वल टू q अपॉन डी वाई 0 बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू r अपॉन डी जेड 0 बाई डी टी। ये आई होप इस समय तक याद हो जाना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में व्हेन p अपॉन डी एक्स 0 बाई डी टी इज इक्वल टू q अपॉन डी वाई 0 बाई डी टी इज इक्वल टू r अपॉन डी जेड 0 बाई जेड, तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोई पैरामीटर, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ कोई पैरामीटर और z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ सेम पैरामीटर, ये दी जाती है x y z की वैल्यू। तो वहां से ये चीजें आप आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। p q r की वैल्यू आपके कोफिशिएंट्स है तो वहां से निकल जाता है और इनको सॉल्व करके चेक कर लो इक्वल आ रहा है नहीं। अगर होमो हो गया तो यूनिक के लिए p अपॉन डी एक्स 0 बाई डी टी इज इक्वल टू q अपॉन डी वाई 0 बाई डी टी के बराबर है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो p अपॉन डी एक्स 0 बाई डी टी इज इक्वल टू q अपॉन डी वाई 0 बाई डी टी के बराबर हो जाता है। इसका एक टेक्निक और है, अगर आपको खाली चेक करना यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है तो मैट्रिक्स बनाओ, इधर p लिखो कोफिशिएंट, q लिखो, यहाँ पे इसी का ही है डी एक्स 0 बाई डी टी की वैल्यू, डी वाई 0 बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्टली चेक करो इस तरह से मल्टीप्लाई करके। अगर तुम्हारी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो तब हम कहेंगे इट इज ऑलवेज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये दूसरा तरीका हो गया। अब ये तीसरे तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो इसको ध्यान से समझो। देखो, अगर इफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ ए क्वासीलिनियर पीडीई एफ एक्स यू एक्स प्लस एफ वाई यू वाई माइनस एफ ऑफ यू इक्वल टू 0, अगर हमें ऐसी क्वासीलिनियर पीडी दी जाए और जो इंटीग्रल सरफेस है क्वासीलिनियर पीडी का वो ऑर्थोगोनल हो रहा है, इफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ ए क्वासीलिनियर पीडी इज ऑर्थोगोनल टू अ गिवन सरफेस, ठीक है, क्वासीलिनियर पीडी का इंटीग्रल सरफेस किसी और गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर बन रहा है, तो तब उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो पहले तो हमें इसको फॉर्म ऑफ बनानी पड़ेगी ना, लीनियर पीडी, क्वासीलिनियर पीडी, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो अलग हो जाएगा। तो आप जो आपके पास जो गिवन कंडीशन होगी ना, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको आप फंक्शन इक्वल टू समथिंग बना लेना, यहाँ से ये वाला एफ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लेना, डी एक्स बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, डी वाई बाई डेल एफ बाई डेल वाई, डी जेड बाई डेल एफ बाई डेल जेड। इनकी मदद से फिर आप फर्दर उसको सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं, आई होप आप लोग इनसे सीखोगे। स्टार्ट करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सर्फेस विच आर परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सर्फेसेस। सर्फेसेस की कंडीशन क्या दी, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स वाई इज क्या है, इस जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो दैट मीन्स पहले तो हमें पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर का है, तो ये तो ऑर्थोगोनल सरफेस की प्रॉब्लम हो गई। तो इससे पहले हमें लीनियर पीडी में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, डी वाई डेल एफ बाई डेल वाई, डी जेड डेल एफ बाई डेल जेड, इससे करेंगे। और ये क्या बन जाएगा आपका एफ विच इज जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। एफ क्या बन गया, जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, और ये आपके इक्वेशन बन गई इंटीग्रल सरफेस की। पुट करिए, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई और साथ में माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई, जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस में एक्स, ठीक है, मतलब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से डेल एफ बाई डेल जेड क्या बन जाएगा, 2z अपॉन एक्स वाई। अब इनको आपस में जेड 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 कैंसिल करके तुमने देख लिया कि इन दोनों को तुमने रिड्यूस्ड फॉर्म ये बना दी। क्लियर।
अब पहले और दूसरे को पेयरिंग करके देखते हैं। तो इक्वेशन हमारी बनी एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। तो यहाँ से हमें पहली इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीके से पहली और तीसरी ली तो हमारी फॉर्म क्या बन गई 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। रिक्वायर्ड सरफेस क्या बन गया फाई ऑफ यू वी इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया। क्लियर है आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, क्या हुआ कॉशी प्रॉब्लम है। हमें इक्वेशन दी गई है y del u by del x minus x del u by del y equal to 0, u equal to g define on gamma has a unique solution in the neighborhood of gamma for every differential equation g from gamma to r define किया गया if इसने पूछा है गामा x 0 हो जब x ग्रेटर देन 0 हो, गामा x y के बराबर हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरीके से गामा को 4 तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे इसने हमसे ये पूछा है बेसिकली कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था कंडीशन बताओ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखो। तो P प्लस Q इक्वल टू R, ये फॉर्मेट है। तो कैपिटल P की वैल्यू हुई आपकी y, कैपिटल Q की वैल्यू हुई माइनस x और R की वैल्यू हुई 0। ठीक है, अब जब हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है तो या तो आप मैट्रिक्स बना के देख लो PQ और dx0 बाई dt dy बाई dt, है ना, इसको देख लो। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन यू विल से इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर इफ इट इज अ 0 देन यू कैन नॉट से यूनिक सॉल्यूशन। या फिर P dx0 बाई dt शुड नॉट बी इक्वल टू Q अपॉन dy बाई dt। ये डिफरेंशियल सॉल्व कर लो। इसके लिए हमें क्या करना है, ये पहला वाला कर्व दिया है, इसने यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, यहाँ से हमें PQ मिल गए और यहाँ से हमें x के बारे में उन कर्व के जो पैरामीट्रिक कर्व होते थे उसकी कंडीशन मिल गई। तो x की जगह क्या लोगे t, y की जगह क्या लोगे 0, ये दे रखा है ना x 0, तो ये ले लेंगे। देखो यहाँ पे तो x की जगह ले लोगे तुम क्या t और y की जगह ले लोगे 0, तो dt बाई dt क्या हो गया 1, तो यहाँ 1 आ गया। और dy की जगह ले लोगे 0, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा 0। ठीक है, P क्या दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे, देखो P तुम्हें यहाँ पे क्या दिया गया है y, और y की वैल्यू तुम्हें क्या दी गई है यहाँ से 0, Q क्या दिया गया माइनस x और x की वैल्यू क्या दी गई है माइनस t। तो P की जगह 0 पुट करोगे, Q की जगह माइनस t, तो P की जगह 0 पुट किया, Q की जगह माइनस t और dx बाई dt dy बाई dt इस तरह से सॉल्व किया। वैल्यू क्या है t इज ग्रेटर देन 0, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हर एक ऑप्शन के लिए आपको इसी तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू को t रखोगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस t का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करोगे। इसी तरीके से यहाँ पे x को t रखोगे, y की वैल्यू 1 माइनस t बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे x को t रखोगे, y की वैल्यू t स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर है, और साथ में तुम्हें यहाँ से p और q मिल ही रहा है। क्लियर, तो हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली सॉल्व करके तुम्हें देखना है और फिर बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं। ये मल्टीपल सेलेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको करिएगा। इसी तरीके से दूसरे को सॉल्व किया। अगर आपको ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 डिफिकल्ट लग रही तो आप इसको क्या कर सकते हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स को कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा करके कर सकते हो। तो पी क्यू डी एक्स 0 बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, तो टी को किसको रिप्लेस कर दोगे, थीटा को, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ डी एक्स 0 बाई डी थीटा डी वाई 0 बाई डी थीटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो इट इज ऑल्सो अ यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए एक्स को टी, वाई को 1 माइनस टी रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कॉम्पिटेबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक इक्वेशन दे दी जाती है, पूछ लेते हैं कि वो कॉम्पिटेबल है नेचर में या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, टू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें दी जाती हैं इस तरीके से। इनका ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, डेल एफ जी, मतलब ये एफ और ये जी डिवाइडेड बाय डेल एक्स पी। तो दैट मीन्स डेल एफ जी इज पार्शियली डेरिवेट विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स पी। ठीक है, फिर p टाइम्स ऑफ डेल एफ जी पार्शियली डेरिवेट विद जेड पी, ये डेल एफ जी पार्शियली डेरिवेट विद वाई क्यू एंड क्यू डेल एफ जी डिवाइडेड बाय डेल जेड पी। तो ये आपका कॉम्पिटेबल सॉल्यूशंस के लिए चेक करने के लिए इक्वेशन है। स्टार्ट करते हैं। चेक करना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। दो इक्वेशंस दिए, क्योंकि हमने कहा था ना एक को आप f मानोगे एक को आप g मानोगे, इस वाले को आप g मान लीजिएगा, विच इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ पी जेड। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको f मान लिया इसको g मान लिया, वही डेल एफ जी बाई डेल एक्स डेल पी, एफ जी डेल एक्स पी विच इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल पी, डेल जी बाई डेल एक्स, डेल जी बाई डेल पी। इस तरीके से f की इक्वेशन को सॉल्व करिए जो आपकी बनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1। जी की इक्वेशन को सॉल्व करिए जो बनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी जेड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से ये चारों टर्म्स लेकर आइए और फिर देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म क्या बनेगी, डेल एफ जी डेल वाई क्यू, दैट इज डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल जी बाई डेल वाई, डेल जी बाई डेल क्यू। इनको सॉल्व करिए। सो ऑन साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व किया
तो मिला -2p p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो मिला 2p स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 0 मिला, इसको सॉल्व किया तो 2p स्क्वायर मिला, सबको ऐड किया तो आंसर इज 0, विच इम्प्लाई कि जो गिवन फंक्शंस f और g वो दोनों कॉम्पिटेबल नेचर के हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं चार पिट, नॉन लीनियर पीडी। तो इसके लिए हमारे पास चार पिट के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, जो फंक्शन दिया जाए उसको सॉल्व करते हैं, पी और क्यू निकालते हैं चार पिट से, और डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में इस पी और क्यू की वैल्यू पुट करते हैं और कहते हैं कि जेड इंटीग्रेट करके जेड इज योर आंसर। चार पिट ऐसा होता है। और लेकिन चार पिट के लिए चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है, वो याद होनी चाहिए। वो क्या होती है, उसमें 5 रेशियोज होते हैं। माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स, एफ मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स एफ एक्स, प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड is equals to minus dq fy plus qfz dz p fp plus qfp is equals to dx fp dy upon derivative of f with respect of q। so ये p और q की सारी वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ से सब वैल्यूज को पुट करना है। इसमें जो भी आप f बनेगा तो fx फाइंड करेगा, fp फाइंड करेगा, fq फाइंड करेगा, fy फाइंड करेगा, fz फाइंड करेगा। इन पांचों की हेल्प से, ये पांचों इक्वेशन वैल्यूज की हेल्प से पांचों रेशियोज फिक्स होंगे और फिर हम ये वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीएसआई नेट का क्वेश्चन है पार्ट सी का। तो हमें यहाँ पे फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनाई गई है नॉन लीनियर। देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जैसे टर्म में पता चल रहा है नॉन लीनियर है। तो हमें फंक्शन क्या मिला है, एफ इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड पी, और ये हमें इन्होंने कंडीशंस दे दी। ये हम निकालने के बाद जब जेड इज इक्वल्स टू समथिंग निकल जाएगा उस पर ये पुट करेंगे, ठीक है। और तब देखेंगे देन द एनवेलप ऑफ अ फैमिली पासिंग थ्रू 1 1 किससे पास हो रहा है ये देखना है। स्टार्टिंग से करते हैं। f को मान लो यहाँ पे एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस जेड पी जो हमें गिवन था। तो मैंने कहा था 5 तुम्हें वैल्यूज फाइंड करनी है, एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ जेड की, एफ पी की, एफ क्यू की। ये हम सबके सबको पता हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद उन 5 रेशियोज में पुट करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू में सारी वैल्यूज को हमने पुट कर लिया। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर ये बन गई। क्लियर। नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएंगे तो वहां से ले लेना। अब इनको 2-2 करके रेशियोज को सॉल्व करो। मेनली तो हमें पी और क्यू चाहिए होता है, तो पी और क्यू ही लेके चल लेते हैं। उनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब इस वाली वैल्यू को हमें जो गिवन थी ना कंडीशन, ये वाली एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड पी, यहाँ पे ए डाल दो तो एक पी की वैल्यू मिल जाएगी, उसी से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड पी, पी निकाल दो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन जेड पी। तो क्यू क्या होता, क्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू मिल जाएगा ये। क्लियर। क्यू ये निकालने के बाद, क्यू की वैल्यू दिखाई दे रही है, क्यू ये निकालने के बाद हमने कहाँ पे पुट करना है, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पी हमने क्या माना था, पी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी थी, ओरिजिनल वाले से निकाली थी ना पी की वैल्यू, वो पुट करी, पी की मदद से क्यू की वैल्यू निकाली। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो पी हमारा था ए स्क्वायर एक्स बाय जेड डी एक्स, ए बाय जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो इंटीग्रेट करके हमें वैल्यू मिल गई ये, एंड दिस इज योर आंसर। अब इसने यहाँ पे हमें कंडीशंस दे रखी हैं कि एक्स 0 पुट करो, जेड स्क्वायर को 4y पुट करो। तो हम यहाँ पे कैसे लेके चलेंगे, देखो एक्स तो तुमने 0 ले लिया, y को t ले लो, तो z क्या हो जाएगा 2t के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, z 2t हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी t पैरामीटर में हो जाएगी और a भी एज ए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। अब इस पे जो हमारे पास ये टी पैरामीटर के टर्म में क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड कर लेंगे इसके रूट्स, तो वही डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट किया। तो यहाँ से सॉल्व करके देखा कि हमारे पास b की वैल्यू मिल गई 1/a। हमने क्या करा, इस डिस्क्रिमिनेंट से क्या हुआ, ab की वैल्यू 1 बनी तो b की वैल्यू 1/ai। तो जो प्रीवियस पेज में z निकला था ना, z जो था, इस z में आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू तो यही रहेगी, बी की वैल्यू पुट कर दोगे, पूरा जेड स्क्वायर ए के टर्म में हो जाएगा। पूरा जेड स्क्वायर ये आपका ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/a की पावर 4 सो ऑन, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब आपने ये देखा कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये दोबारा क्वाड्रेटिक इन ए बन गई। क्लियर। तो अब फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो हमें पता चला कि एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्लियर। अब जब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 जेड वाले में पुट करा तो यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू मिली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट 2। ठीक है। अगर चार पिट वाला देखो, मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि चार पिट के क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं, वंस इन अ वाइल आते हैं, मतलब हर साल नहीं आते, कभी कभार गैप करके ही आते हैं। तो अगर ये तैयार हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर इसके भी आगे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताऊंगी, उन चारों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो सही है। अदरवाइज ये वाला तो बहुत लेंदी पड़ जाता है एग्जाम में, कम से कम 3 से 5 मिनट तो ले ही लेता है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसको तैयार करते समय। ठीक है।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ वेरी इजी चैप्टर, वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, जिसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर पीडी दी जाएगी और उसमें से हमें निकालना है आर एस टी की वैल्यू। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 तो पैराबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 हो तो इलिप्टिक। नेक्स्ट पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनानी होती है, क्वाड्रेटिक। कैसे बनेगी, आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0, दिस इज लेमडा क्वाड्रेटिक। इसको इनके रूट्स निकालने को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए हमारे पास दो रूट्स बनते हैं, लेमडा 1 लेमडा 2। उन कैरेक्टरिस्टिक रूट से हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनती है जिनको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनती है उन गिवन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की हेल्प से जो लेमडा क्वाड्रेटिक से निकले हो, ये ध्यान रखना। अब इसमें केस 1, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका ग्रेटर देन 0 हो तो कंडीशन क्यों हुई, हाइपरबोला की। इसमें हमेशा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मिलती हैं, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से दूसरी, अगर इलिप्टिक हो एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 तो इसमें दो इमेजिनरी कर्व्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और अगर आपका स्क्वायर माइनस 4RT पैराबोलिक हो इक्वल टू 0 तो रियल रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, तो हमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक कर्व यहाँ पे मिलती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई विच इज वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। आर की वैल्यू वाई स्क्वायर है, एस की वैल्यू 0, टी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है। लेमडा क्वाड्रेटिक सबसे पहले बना लेते हैं और इसमें आर की वैल्यू एस तो 0 ही है और टी की वैल्यू पुट करी तो ये बन गई लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई आ गई। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या बन रही है, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनी डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाय वाई, दूसरी बन रही है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। इन दोनों से दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल मतलब टॉपिक करके जाना, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है छोड़ने की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखो। कंसिडर द पीडी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस 1 माइनस सिग्नम, सिग्नम फंक्शन है वाई डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा है वाई डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट पैराबोलिक होगा वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, इसके रिस्पेक्ट में दे रहा है। इलिप्टिक होगा फॉर वाई लेस देन 0। पहला स्टेटमेंट हाइपरबोलिक होगा फॉर वाई ग्रेटर देन 0, इलिप्टिक होगा फॉर वाई लेस देन 0। तो पहले वाले स्टेटमेंट को वाई ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0 के रिस्पेक्ट में चेक करने को कह रहा है। दूसरे वाले स्टेटमेंट मतलब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला दूसरा स्टेटमेंट है, ये वाला पहला स्टेटमेंट है। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट को पूछ रहा है, इलिप्टिक है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, हाइपरबोलिक है सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाइपरबोलिक है फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, इलिप्टिक है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इनको सेम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। लेकिन हमें पता होना चाहिए सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 के लिए 1 रहती है और लेस देन 0 वाली वैल्यूज के लिए -1 रहती है सिग्नम फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। 1 से -1 के बीच में ही लाई करती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर y ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो आपका सिग्नम फंक्शन है उस हिसाब से कैसा बन जाएगा, ये डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर और y की वैल्यू ग्रेटर देन के लिए 1 हुई तो 1 - 1, ये पूरा हिस्सा तुम्हारा 0 हो गया। तो आपको क्या मिला, एस स्क्वायर माइनस 4RT 4 विच इज ग्रेटर देन 0 विच इज हाइपरबोलिक इन नेचर। अब लेस देन 0 के लिए पता है ऑब्वियसली इसका उल्टा तो इलिप्टिक हो गया। तो y ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोलिक और y लेस देन 0 के लिए इलिप्टिक, फर्स्ट वाली इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या करना है, देखो ये तुम्हारी r क्या है, r है y, s क्या है 0, t क्या है x। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT, सो -4 इंटू एक्स वाई। तो ये वैल्यू अब इस पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू डालते रहो, चेक करते रहो कब हाइपरबोलिक कब पैराबोलिक, यही तो पूछ रहा है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में प्लस प्लस है, दोनों प्लस होंगे तो ये माइनस बना रहेगा, निगेटिव बना रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो इलिप्टिक आ गया, यहाँ पे क्या होता है x प्लस वाई निगेटिव, तो x प्लस करोगे तो ये पूरा हिस्सा फिर से प्लस, तो सेकंड पे हाइपरबोलिक आ गया। इस तरीके से बाकी भी चेक कर लो और वैसा इसके लिए आंसर बता दो जो ऑप्शन में दिया, ठीक है। चाहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चार पिट मेथड, ये देख लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 हैं चार पिट मेथड के। सबसे चौथा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो क्लैरेट्स फॉर्म कहलाता है, जो वो ये वाला है। अगर आपका चार पिट फॉर्म का फोर्थ फॉर्म जो होता है उसको लिखते हैं z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। इस तरीके से कोई फंक्शन अगर आपका z के टर्म में दिया गया तो चार पिट वाला डायरेक्ट आंसर बताता है कि p की जगह a रख दो और q की जगह b रख दो। तो z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस p की जगह a एंड q की जगह b, तो दिस इज योर आंसर। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म फिक्स हो गया। लेकिन अगर चार पिट फॉर्म पहला वाला हो तो जो आपका f फंक्शन है ना वो p q में होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर p q में हो तो p को a ले लो, q को कोई फंक्शन ऑफ a ले लो। तो डी जेड कैसे लिखोगे, पी डी एक्स, क्यू को क्या लिखोगे, फाई ऑफ ए डी वाई।
तो यहाँ पे तो ए एक्स आ गया, यहाँ वही जो चीज अज्यूम करी है क्यू को भी इन टर्म्स ऑफ ए, तो फाई ऑफ ए वाई प्लस बी, तो ये फर्स्ट वाली फॉर्म बन गई। तो फोर्थ और फर्स्ट फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म देखो, अगर एफ फंक्शन आपका पी क्यू जेड में हो तो कैसे करोगे, पी को आप ले लोगे बाई डी यू और क्यू को ले लोगे ए डी जेड बाई डी यू। तो एफ जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा जेड डी जेड बाई डी यू और ए डी जेड बाई डी यू में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म, अगर आपका फंक्शन पी क्यू एक्स वाई में है, मतलब जो आपकी पीडी हमें मिली है वो पी क्यू एक्स वाई में, तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है ना, एक्स पी वाली जो टर्म है उनको ए मान लो और जो वाई क्यू वाली टर्म है उनको भी ए मान लो इंडिविजुअली। तो ये जो टर्म आपकी मिलेगी ये फिर क्या मिल जाएगी, जो p है आपकी वो एक्स ए में मिल जाएगी, q जो है आपकी वो y और a में मिल जाएगी। फिर इन p की वैल्यू डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस b में पुट कर दो, p की वैल्यू इधर q की वैल्यू इधर, इसे इंटीग्रेट कर दो। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म तो तुम लोग याद कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं व्हाट्सअप में शेयर कर देती हूँ डेटा, तो वहां से ही तैयार कर सकते हो, ये आए तो जरूर कर देना एग्जाम में। अब क्वेश्चन देखो, 2 सॉल्व कर रहे हैं, p प्लस क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। अब हमें पता चला p क्यू के फॉर्म में है पहली स्टैंडर्ड फॉर्म, तो p को भी a मान लो, q को फंक्शन ऑफ a मान लो, विद रिस्पेक्ट ऑफ p मिल जाएगा। कैसे देखो, p को a माना तो a हो गया प्लस q माइनस ए क्यू, तो q और a कॉमन है, q और a ही बचा है तो कॉमन ले लो q, तो वैल्यू क्या बन जाएगी a अपॉन 1 माइनस ए। तो डी जेड क्या बन गया, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो p की जगह a, q की जगह फंक्शन ऑफ a 1 माइनस ए, इंटीग्रेट करा तो दिस इज द आंसर। इजी हो गया ना। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका पीडी का सीएसआई नेट का है, u इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई बी द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 1 एंड 0 1 1 by 2 इन द एक्स माइनस वाई माइनस यू स्पेस, द वैल्यू ऑफ u इज इवेल्युएटेड एट माइनस 1 1 इज। तो क्या वैल्यू आपकी u की है ये पूछ रहा है, और हमें पता है डेल यू बाय डेल एक्स इज योर p, डेल यू बाय डेल वाई इज योर q, तो इसने हमें पी क्यू की वैल्यू एक्स वाई दी। यहाँ से पता चला नॉन लीनियर पीडी है, यहाँ से पता चला 4 पिट से सॉल्व होता है, यहां से पता चला कि ये जो फंक्शन है पी क्यू माइनस एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एक्स वाई है, तो p और x को a मानना है, q और y को a मानना है, फिर p और q निकालना है। इतना क्लैरिटी मिल गई। अब आगे आओ, तो वही किया है, पी क्यू एक्स वाई है, p को ये मानते हैं, q ये होता है, तो यहाँ पे p और p अपॉन x ले लेते हैं विच इज इक्वल टू q अपॉन वाई a मान लो, तो p अपॉन x इज इक्वल्स टू a, तो p इज इक्वल्स टू ax, q इज इक्वल्स टू ए वाई, बस बढ़िया पुट कर दो, डी यू कह लो, डी जेड कह लो, कुछ भी टर्म यूज कर लो, तो डी यू इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो p की टर्म की वैल्यू y q की टर्म की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग वी विल गेट दिस आंसर। लेकिन यहाँ पे इसने 2 कंडीशंस भी दी हैं, 0 0 1 एंड 0 1 1 by 2, एक से हमारा c फिक्स हो गया और एक से हमारा a फिक्स हो गया। इसको जब पुट किया तो u की फाइनल वैल्यू हमारे पास आई है, और उसने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 के लिए पूछा, तो आंसर आया ये। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, मतलब 1 मिनट में होने वाला था, बट आपको आर्बिट्री स्टैंडर्ड फॉर्म के अजम्पशंस पता होने चाहिए कि p और क्यू को आप किस तरीके से यहाँ पे अज्यूम करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जो नेक्स्ट वाली वीडियो बताती हूँ उसमें मैं हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन के साथ तुम्हारी होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर भी करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एटलीस्ट कमेंट डाल के तो बता देना कि कैसी लग रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए, और अच्छी लगती हो तो बोला करो कि मैम अच्छी लग रही है, कमेंट डाल के बता देना। सो थैंक यू।